रोड मैप वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर रिवीजन पर्पस। देखो यार, तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भैया बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, करंट वाले का भी ना प्रीवियस वाले का भी। और इसकी वजह से देखो यार, स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। और पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मेरे प्रीवियस ईयर की नीट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से आखिरी तक आते आते मैं उन सबको तो संभाल ही नहीं पाया था। अपना करंट सिलेबस ही ख़त्म करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और उन्हीं सारी मिस्टेक्स को मैंने इस साल अपनी इस नीट प्रिपरेशन में रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी थी, और वो परफेक्टली मेरे लिए वर्क करी भी थी। तो यार, इस वीडियो में मैं वही सारी बातें तुम लोगों से शेयर करूँगा, और तुम लोगों का एक मतलब बैकलॉग क्रिएट ना होने पाए आगे का अब से, उसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स तुम लोगों से डिस्कस करूँगा। और देखो यार, इसमें मैंने सारे सब टॉपिक्स भी लिख रखे हैं कि मैं किन किन चीज़ों पे बात करूँगा। तो देखो, हर एक चीज़ ध्यान से सुनना, ताकि अब से तुम लोगों का आगे का बैकलॉग जो करंट सिलेबस चल रहा है वो ना क्रिएट होने पाए। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। रोड मैप फॉर 2025 स्टूडेंट्स रिवीजन पर्पस के लिए। देखो, मैं मेन सिलेबस की बात करूँगा पहले, कि तुम लोगों को जो अभी मेन सिलेबस क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद रिवीजन पे हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद बैकलॉग्स, जो अभी मेन पॉइंट है कि बैकलॉग का रिवीजन कैसे किया जाए। फिर पेपर मिस्टेक्स, जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया आप पेपर एनालिसिस करते थे तो उसे दोबारा रिवाइज़ भी करना होता है, उसके लिए अलग सेपरेट मिस्टेक नोटबुक भी बनानी होती है। तो उन सब चीज़ों को भी पॉइंट में मैं एक क्लैरिटी ज़रूर दूंगा तुम लोगों को। और बाकी देखो, 650 प्लस की कंसिस्टेंसी। देखो, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरी लाइन है, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली मैं तुम्हें ऐसा कुछ बता दूंगा कि 650 प्लस चले जाओगे। मैं इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हें स्लोली और ग्रेजुअली वहाँ तक पहुँचा सकते हैं अगर तुम फॉलो करोगे। बाकी एनसीईआरटी जो बुक रिवीजन है, उस पर हालांकि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ईच सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए उसका ओवरव्यू मैं एक शॉर्ट में दे दूंगा इस वीडियो में। देखो, अब मेन सिलेबस के पॉइंट पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने मेन सिलेबस का पॉइंट सबसे ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी एक पॉइंट, एक कैचअप करने की बात बताऊंगा कि मेन सिलेबस अब से जो भी स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है तुम लोग कोचिंग में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला हो, तो अब वहाँ से ऐसी पकड़ बना के रखना कि वो बैकलॉग में ना कन्वर्ट होने पाए, ताकि आगे चल के उसकी प्रॉब्लम भी ना क्रिएट होने पाए। उसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कैसे उससे बच सकते हैं कि बैकलॉग ना क्रिएट होने पाए। तो देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अभी मेन सिलेबस को रखना शुरू कर दो, और इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना बैकलॉग। ये नहीं कि बैकलॉग बचा हुआ, अरे मैं मेन सिलेबस को कुछ देर के लिए साइड में रख देता हूँ, बैकलॉग ही पढ़ता जा रहा हूँ, तुम्हारा मेन सिलेबस भी कुछ दिन बाद बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। जो भी करंट सिलेबस पढ़ाया गया है उसे पहले एक बार रिवाइज कर लेना, फिर जो एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे उसके लिए बैकलॉग, मतलब उसमें बैकलॉग पढ़ना। अब देखो, कैसे तुम लोग दिन के 4 लेक्चर देखते होगे, 3 लेक्चर, जो भी तुम लोग देखते होगे अपने हिसाब से। तो जब भी तुम्हारे के लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एक क्विक रिवीजन ज़रूर दिया करो। मैं भी जब कोचिंग में पढ़ता था, छोटी क्लास में था, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट आते थे हमारी तरफ एलन में, तो वो लोग भी बताते थे कि एक क्विक रिवीजन करंट सिलेबस का जो भी तुम तुरंत पढ़ के आए हो, अगर उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में उसके एक फ्रेश न्यूरॉन्स अच्छे से सेटअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा आगे तक हो जाएगी। हालांकि तुम लोगों में से काफ़ी लोगों को ये पॉइंट हो सकता है पता हो, लेकिन अगर जो लोग इसको लैक कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, वो ये करना शुरू कर दो कि लेक्चर कंप्लीट हो जाए, 4 लेक्चर जब पूरा कंप्लीट हो जाए, ये नहीं कि एक लेक्चर के बाद ही, चारों लेक्चर के बाद कंप्लीट होने के बाद एक बार उसका 20 टू 30 मिनट्स में एक बार उस पूरे लेक्चर को क्विक, ये नहीं कि पूरा 1 घंटे तक और इसको देखते ही रह जाओ, नहीं, क्विक रिवीजन उसको देखना होता है, ठीक है। इससे होगा क्या कि तुम्हारी रिटेंटिविटी हाई हो जाएगी उस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस लेक्चर के रिगार्डिंग, और बाकी वो बैकलॉग आगे चल के क्रिएट जल्दी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद देखो, फ्रॉम नाउ करेंट सिलेबस शुड नॉट बिकम बैकलॉग, जैसा कि मैंने वो बोला। अब देखो, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है मेन सिलेबस का भी और बैकलॉग के भी, कुछ सिलेबस मतलब चैप्टर्स वगैरह के, उनके रिविजन्स कैसे करने हैं। देखो, रिवीजन पर्पस के लिए मैं संडेज़ को स्पेसिफिकली एक डेडिकेशन टाइम रखता था रिवीजन करने के लिए। जैसे कि हो गया तुम्हारा संडेज़ में, तो संडेज़ में मैं न्यू लेक्चर्स तो बिल्कुल नहीं देखना प्रेफर करता था। जो भी मेरा बैकलॉग है या फिर रिवीजन में जो भी कुछ मेरा साइड में है, उन सबको संडेज़ को मैं उठाता था और उन सबको अच्छे से रिवाइज़ भी करता था।
फिर उसके बाद जैसे कि कुछ टाइम हो गया, अब संडे को ही तो सब चीज़ नहीं कंप्लीट कर सकते, बाकी उसके लिए थोड़ा टाइम तो हर रोज़ निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता था कि जैसे कि सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटा खाना खाने के बाद जगता था, तो उस समय बहुत ज़्यादा थका हुआ होता था और रिवीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि तुम रिवीजन ही कर रहे हो। कुछ नया पढ़ने में भले ही बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है, लेकिन रिवीजन में ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। तो मैं यही करता था कि सबसे ज़्यादा टायर्ड स्टेट में रिवीजन करना ज़्यादा प्रेफर करता था। तो जैसे कि हो गया 1-2 घंटे पर डे, सोने से पहले सारे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद मैं 1-2 घंटे पूरा पर्सनली यही करता था कि स्ट्रेस फ्री ज़ोन में पूरा रिवीजन करता था। और मोस्टली इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक्स उठा लिया, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, कुछ बहुत ज़्यादा टफ, ऐसा नहीं। बायो वगैरह हो गया, हालांकि जो चीज़ बहुत अच्छे से आती थी फिज़िक्स वगैरह में, कभी कभी उन्हें भी पढ़ता था, लेकिन मोस्टली बायो रहता था। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का मन किया तो वन शॉट लगा लेता था, जैसे कि बायोलॉजी के वन शॉट्स हो गए, तो उन सबको पढ़ लेता था। बाकी देखो, रिवीजन को स्पीड अप करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, मोस्टली तो फिज़िक्स का, इसमें टाइम भी तुम्हारा सेव हो जाएगा। तुम लोग स्टार्टिंग में ही फिज़िक्स की शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी बार ये बात बोली है। और देखो, यही होता है कि अगर शॉर्ट नोट्स में तुम अपने पर्सनल के वीक टॉपिक्स रखोगे और इंपॉर्टेंट फार्मूला, हालांकि सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं फिज़िक्स में, लिखने ज़रूरी होते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो उन्हें एक बार लिख लोगे तो बार बार नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनली मुझे यही होता था कि हालांकि तुम भी पढ़ते होगे, तो नोट्स के सारे पॉइंट तो ऐसे नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, उनमें से कुछ कुछ कहीं कहीं दिक्कत ज़रूर होती है। उन्हें अगर तुम शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे तो तुम्हारा फास्ट रिवीजन एक बार हो जाएगा। तो ये बात मैं बोलता हूँ बार बार कि शॉर्ट नोट्स बना लो, तो पर डे में तुम 2 से 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वाले एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फिज़िक्स के, वो भी फिज़िक्स के अगर तुम 2-3 चैप्टर्स के नोट्स पढ़ने लगो तो वो तो कभी नहीं कंप्लीट होने वाले। तो ये स्पीड अप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो पर्सनली मैं तो यूज़ करता था। और देखो, बैकलॉग की बात करूँ, बैकलॉग जैसे कि अभी मैंने रिवीजन वाले पॉइंट्स में भी डिस्कस किया, तो उसमें भी कुछ बैकलॉग का तुम पढ़ सकते हो उसके पॉइंट्स के थ्रू भी। और बाकी देखो, बैकलॉग की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंटरफेरेंस मत करना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेन सिलेबस के बारे में बात कर रहा था कि बैकलॉग और मेन सिलेबस को बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, मेन सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना। और यही एक बात मैं सिखाना चाहूँगा। हालांकि मैं जब ये लिख रहा था तो एक बात याद आई मुझे कि डोंट र्यून योर करेंट फॉर योर पास्ट। हालांकि इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो करंट के लिए अपने पास्ट वाला बैकलॉग जो क्रिएट हुआ है उसे कंप्लीट करने के चक्कर में, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में अपना करंट डिस्ट्रॉय बिल्कुल मत करना। अभी से ऐसा कर लो कि करंट वाला बैकलॉग आगे चल के नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और देखो, एग्जॉस्टेड डेज़ में, जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि तुम लोगों को ऐसा कभी कभी होगा कि तुम 13-14 घंटा पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा है कि बिल्कुल पढ़ने का मन ही ना करे। तो उस दिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल भी ना पढ़ो, ज़रूरी तो है नीट प्रिपरेशन में, ऐसे रैंडम ऑफ नहीं ले सकते। तो फिर उसके बाद न्यू टॉपिक उस दिन मत उठाओ। बैक टॉपिक्स जैसे कि बैकलॉग हो गया, रिवीजन हो गया, तो उन सबको स्पेसिफिकली उस दिन आराम से पढ़ लो, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं फील होगा। थोड़ा थोड़ा बैकलॉग, रिवीजन, ये सब तुमको आता ही है, उसको फिनिशिंग करने के लिए वो दिन परफेक्ट रहता है। और बाकी देखो यार, बैकलॉग के लिए, बैकलॉग जो है उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि पेशेंस रखो थोड़ा भी। मैंने भी पर्सनली पेशेंस रखा था जब मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था पिछले प्रीवियस वाले में। हालांकि मैं पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाया पूरे ईयर में, लेकिन मैंने थोड़ा आखिरी तक पेशेंस रखा कि हाँ, 3-4 मंथ या फिर 3 से 2 मंथ लगेंगे ही लगेंगे। बैकलॉग ऐसे तुम बार बार सोचोगे कि हाँ ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म तो नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ ही 3-4 महीने तक पढ़ते जाओगे, अभी तुम लोग के पास समय भी है, तो पढ़ते जाओगे तो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, या फिर बहुत कम बचेगा। लेकिन अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे तो स्ट्रेस आएगा तुम्हारे दिमाग में और करंट वाला सिलेबस भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पेपर मिस्टेक रिवीजन, तो यार जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ पेपर एनालिसिस के ऊपर, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया पेपर जो एनालिसिस करा है उसका भी बार बार रिवीजन करना होता है, या फिर उसके लिए भी एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बनानी होती है। तो देखो यार, मैं इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा। पर्सनली मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि मिस्टेक नोटबुक काइंड ऑफ थिंग बिल्कुल मत बनाना। उसके लिए तुम एक अलग मेहनत करो, उसमें क्वेश्चंस लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो। क्या पता कुछ लोग क्वेश्चंस ना लिखते हो, डायरेक्ट अपनी मिस्टेक्स लिख देते हो, तो बाद में तुम्हें आखिरी में कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के रेफरेंस में तुमने क्या बात लिख रखी है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीजार्ड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, अलग मेहनत उसको मत करो, थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट रखो, आखिरी में ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो देखो बिफ़ोर एग्ज़ाम डे में मैं अपनी जो गलतियाँ होती थी पेपर में ही लिखा लिखा रहता था, जैसा कि मैंने दिखाया था अपने वीडियो में। तो उसी में लिखा रहता था, डायरेक्ट वो पेपर साइड में रखा रहता, तो उन्हीं को बार-बार खोल करके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए रहते थे मार्क आउट रहता था, और कुछ बातें लिखी रहती थी कि मैंने इसमें किस वजह से गलती करी, क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ये गलती इस वजह से हुई थी। तो ज़्यादा एक अच्छा रेफ़रेंस मिल पाता है। और देखो पेपर मिस्टेक्स की रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत देना कि अरे ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेन सब्जेक्ट भी पढ़ना है, मेन सिलेबस जो चल रहा है, बैकलॉग भी क्रिएट ना होने पाए वो भी चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, रिवीजन भी करना है। और तुम एक ये चीज़ भी और लेकर के बैठ जाओगे ना, तो उन तीनों जो मेन प्रायोरिटी पे है वो 3 चीज़, उसे ख़राब कर सकते हो। तो इसे उनकी बाद की प्रायोरिटी में रखना। अगर वो 3 चीज़ तुम कंप्लीट कर पाओ, और पेपर के आखिरी दिन में जब 3-4 घंटे या फिर उसकी सुबह में काफ़ी टाइम रहता है, तुम कुछ और नहीं पढ़ना चाहते हो, तब पढ़ सकते हो, ठीक है? और देखो बायो में पेपर के रिवीजन से ये चीज़ तुम ज़रूर एनालिसिस करना। बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है, पर्सनली मेरे साथ भी होता था कि पेपर में मैंने बायो का आंसर चेंज किया और वो क्वेश्चन फाइनली गलत हो गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पेपर में उन लोगों ने जब दोबारा सोचा, बायोलॉजी का आंसर चेंज किया, उनका सही हो जाता है। तो पर्सनली मेरे साथ क्या होता था कि मैंने जो फर्स्ट टाइम में बायोलॉजी का आंसर मार्क किया होता था वो हमेशा सही होता था, और जब भी मैं चेंज करता था तो मैक्स प्रोबेबिलिटी यही रहती थी, गलत हो जाता था। तो पेपर एनालिसिस से मुझे एक ये पॉइंट समझ में आया। तो जब भी मैं फिर लास्ट में पेपर देता था, फर्स्ट टाइम जो भी आंसर मार्क कर दिया वही आंसर रहता था, उसे दोबारा चेंज मैं बहुत रेयर करता था, या फिर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ तभी करता था। और देखो यार, मिस्टेक नोटबुक तो मत ही बनाना, पर्सनली मेरा तो यही सजेशन रहेगा। बाकी बात करते हैं कि 650 प्लस की कंसिस्टेंसी या फिर 600 प्लस की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी जाए। बहुत ज़्यादा फ्लावरी बात मैं नहीं करूँगा कि 400 से 600 इकट्ठा जंप कर जाओ, ऐसा कुछ बता दूँ। ऐसा नहीं होता, हमेशा ग्रेजुअली अगर कंसिस्टेंट रहोगे तभी मार्क्स बढ़ते हैं। 400 से 500 पहुँचेंगे, 550 प्लस भी पहुँचेंगे। मेरा भी पर्सनली, मैंने भी तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपने पर्सनल के मार्क्स दिखा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, उसमें मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ के अपने पर्सनल के मार्क्स दिखा रखे हैं उसमें। तो ऐसे ही मेरे मार्क्स 6-7 महीने तक तो हमेशा 500 से या फिर 550 तक में ही आए, या फिर लास्ट मंथ तक पढ़ते पढ़ते 600 में जंप कर गए इकट्ठा, फिर 650 भी पहुँचे। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि स्लोली अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो पक्का मार्क्स बढ़ेंगे। फिर मेन एम यही रखो कि वीक वाले अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, और जब तुम 550 प्लस पहुंच जाओगे तो उस समय मेजर्स आना शुरू हो जाएंगे, तब तुम काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लोगे। फिर उन्हें बार बार रिवीजन करना शुरू कर दो। जैसे तुम्हें उन्हें बार बार रिवीजन करोगे, तुम्हारे 600 टच होने शुरू हो जाएंगे। और 550 प्लस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम बार बार 550 प्लस तक ला रहे हो, एक बच्चा जो 400 पे ला रहा है इकट्ठा 600 पे पहुंच गया, ये पक्का है कि वो फ्लक्चुएट करेगा। 600 से 400 वापस, या 450 या 500 पे वापस गिरना ज़रूरी है उसको, वो गिरेगा भी। लेकिन जो बच्चा 550 की प्लस की कंसिस्टेंसी हर पेपर में मेंटेन करके आ रहा है, उसके वो सारे सिलेबस के पॉइंट्स 550 प्लस अबव लेवल तक तो कंप्लीट हैं, अच्छे से प्रिपेयर हैं। लेकिन जो 400 से 600, उसके बाकी के सब ख़राब हैं, और कुछ तो उसने इकट्ठा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है उस पर्टिकुलर सिलेबस का, 600 पे जंप कर गया, तो उसका ज़्यादा मैटर नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा डरना भी मत। बाकी देखो, एनसीईआरटी रिवीजन की बात करूँ, इसमें थोड़ी प्रेफरेंस होती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे कैसे स्पेसिफिकली प्रेफरेंस डिसाइड करूँ, और इसमें भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि देखो फिज़िक्स तो मैंने भी पर्सनली लास्ट में ही करी थी, और फिज़िक्स मैंने पढ़ी नहीं थी वैसे तो। फिज़िक्स की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा रेयर, कुछ चैप्टर्स की कुछ पेजेस बस पढ़े थे, पूरी एनसीईआरटी तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी। और बायोलॉजी की तो सबको पता है कि मस्ट होती है, उसे पूरा रटना ही होता है समझ के। बाकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना होता है कि सीक्वेंस क्या रखना है तुम्हें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, या फिर किसको ज़्यादा पहले पढ़ना है। तो वो चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ऑर्गेनिक सबसे ऊपर रखो, फिर इनऑर्गेनिक। ये दोनों मतलब एनसीईआरटी तो ज़रूरी होती है, प्योर एनसीईआरटी नीट में आती है अब। तो इन दोनों को तो पढ़ना ज़रूरी हो गया। बाकी फिर उसके बाद फ़िज़िकल, जब ये दोनों तुम्हारे कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद फ़िज़िकल पे जंप करो और उसे मार्क डाउन कर लो, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अच्छे से मार्क कर लोगे तो पूरे चैप्टर फ़िज़िकल के नहीं पढ़ने होते हैं, उन मार्क पॉइंट्स को, हाईलाइटेड लाइन्स को बार बार पढ़ लो, इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। और यार देखो, यही बात कहूँगा कि बिलीव करो अपने ऊपर, अगर कंसिस्टेंट हो तुम तो तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे।
लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये बात शायद तुम लोगों ने बी सीरियस, मतलब ज़्यादा सीरियस मत रहो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तुम लोगों ने काफ़ी लोगों सुनी होगी, लेकिन पर्सनली मैंने अपने भैया से पहली बार सुनी थी, और हमेशा वो अभी तक भी यही बोलता है मेरे को कि सीरियस मत हो ज़्यादा, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी में ज़्यादा थोड़ा ज़ोर लगता है। सीरियस तो तुम एक आध दिन के लिए हो गए, हफ्ते भर के लिए, लेकिन कंसिस्टेंट कोई नहीं रह पाता है। डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। और बाकी देखो, इतनी सारी चीज़ें मैं सब चीज़ पे वीडियो बना दे रहा हूँ, इन सब रोड मैप काइंड ऑफ चीज़ पे, क्योंकि अर्ली स्टेज में इन सब की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और जैसा कि हालांकि मैंने सब सारे पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका कुछ पर्सनल लेवल पे डाउट्स होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, या फिर कुछ भी पर्सनल लेवल पे डाउट है, तो तुम लोग मेरे से सजेशन ले सकते हो। अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इट्स प्रवीण.पटेल। वहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं सब का रिप्लाई कर रहा हूँ अभी। और बाकी कोई सजेशंस या फिर पिन पॉइंट डाउट्स हैं तो तुम लोग श्योरली कमेंट पे लिखना ज़रूर, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। और प्रीवियस वीडियो तुम लोग देख सकते हो, मैंने जैसा कि अभी बताया केमिस्ट्री वगैरह पे मैंने बना चुका हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है उस पर, पेपर एनालिसिस और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसको देख सकते हो। और यार अगर तुम लोग कुछ सीख रहे हो पर्सनली और आगे इसी तरीके की वीडियो मेरे से देखना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा तो लाइक कर सकते हो। यार टिल देन बाय।